Hello everyone, this is the first lecture of the series in which we are going to study about chemical reactions and equations. This is an introduction lecture in which we will be studying about various chemical change, what is a chemical reaction, then chemical equations, and then finally we'll talk about balanced and unbalanced chemical equations. So without wasting time, let's start. Okay, so let's start with the very first thing जो हमें समझना है, that is a chemical change कि chemical change क्या होता है. So chemical change को समझने से पहले हम देखेंगे कि कितने तरह के changes होते हैं. So changes can be broadly classified into two categories और वो है, first one is a physical change and the second one is a chemical change. अब फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है, उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे. लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक पेंसिल है और इस पेंसिल को हमने दो पीसेस में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो जब हम इसको दो पीसेस में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इनिशियल जो पेंसिल है ये दो छोटे छोटे पेंसिल्स में डिवाइड हो गई है, बट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आया है. मतलब इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो गया है, बट इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन पहले था अभी भी केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है. तो जब भी किसी फिज़िकल पैरामीटर्स में चेंज आते हैं तो इस तरह के पैरामीटर्स चेंज होने के बाद हम जो चेंज कहेंगे वो कहेंगे फिज़िकल चेंज हुआ है. राइट, तो जब भी फिज़िकल पैरामीटर्स चेंज होंगे तो हम बोलेंगे फिज़िकल चेंज हुआ है. इसी तरीके से अगर इसी पेंसिल को हम बर्न कर दें तो बर्न करने के बाद ये पेंसिल कन्वर्ट हो जाएगा एशेज़ में. राइट, जो वुड वाला पोर्शन है वो बर्न हो जाएगा एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एशेज़. ठीक है, तो ये एशेज़ में कन्वर्ट हो गया. तो एशेज़ में कन्वर्ट होने के बाद जो इनिशियल पेंसिल की प्रॉपर्टी थी और जो अब प्रॉपर्टी है वो जो केमिकल कॉम्पोजिशन है अब वो डिफरेंट हो गया है. दैट मीन्स ये जो चेंज है इसमें इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ गया है, इसीलिए इस तरह का चेंज हम कहते हैं इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज. अनदर एग्जाम्पल लेते हैं. सो दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम एक मैग्नीशियम की रिबन ले लें, सो मैग्नीशियम रिबन अगर हम ले लें और इस मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा. तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये हमारे लिए एक नई चीज़ है या नया सब्सटेंस है. एंड दैट इज़ वाई द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेन. अब केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है केमिकल चेंज क्या होता है. राइट, तो जब भी अगर नेक्स्ट जो हम लोग टर्म समझेंगे एंड दैट इज़ केमिकल रिएक्शन क्या होता है. ओके, सो नाउ द सेकेंड टर्म इज़ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो जो सेकेंड टर्म हम सीखने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन क्या होती है. ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन सिंपली इंडिकेट्स अ टाइप ऑफ रिएक्शन जो किसकी वजह से हुआ है, एक चेंज की वजह से हुआ है. वो भी किस तरह का चेंज, केमिकल चेंज. तो मान लेते हैं केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर है कार्बन और यहाँ पर इसको हमने रिएक्ट करा दिया, मान लेते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ. तो जब भी हम कार्बन को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा. तो हम बोलेंगे कि ये एक केमिकल रिएक्शन हुई है, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ जानने वाली बात दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जब भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो जो भी हमें मिलता है उन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को हम कहते हैं प्रोडक्ट्स. तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन और जो ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं रिएक्शन से पहले, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिएक्शन के बाद चेंज हो गई हैं. ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ नया मिल चुका है, दैट इज़ समथिंग न्यू हैज़ बीन फॉर्म. So chemical reaction is a type of reaction in which there is
अ केमिकल चेंज विच टेक्स प्लेस एंड समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड, हमेशा कुछ ना कुछ नया फॉर्म होगा, ठीक है, राइट। द थर्ड पॉइंट इज कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। Okay, so far we have understood chemical change and chemical reaction. Now it's time for us to study a more detail about chemical equations. ठीक है, तो chemical equation क्या होती है कि जब भी किसी reaction को हम बार बार in particular नाम से हम सजेस्ट नहीं कर सकते, नाम से नहीं लिख सकते, राइट। सो इट इज़ वेरी मच कन्वीनियंट कि हम इनके लिए सिंबल्स को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल कार्बन के लिए मैं सिंपल C यूज़ करूँगा, ऑक्सीजन गैस के लिए मैं O2 यूज़ करूँगा, और रिएक्शन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया है इसके लिए मैं CO2 यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से इट इज़ वेरी मच क्लियर कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हुई है दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, और इसी केमिकल रिएक्शन को हमने जिस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है इसी इक्वेशन को हम कहेंगे दैट दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन, दिस इज सिंपली, लेट मी राइट डाउन इन, सो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज शोन बाय एन इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन, राइट। सो फार हमने केमिकल रिएक्शन देख लिया एंड केमिकल इक्वेशंस देख लिया। ओके, सो द लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज अ बैलेंस्ड एंड एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस्ड एंड unbalanced chemical equation. Now to identify the difference between the two, ठीक है, हम कुछ examples लेंगे unbalanced chemical equation. Okay, so इन दोनों को समझने के लिए हम एक बहुत common example लेंगे. Let's say we have carbon and then when the reaction is carried out, तो reaction के बाद जो form होगा that is carbon dioxide, ठीक है। अब ज़रा इस equation को अगर ध्यान से हम देखें तो यहाँ पर LHS में नंबर ऑफ कार्बन जो एटम्स है दैट इज 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 2। ऑन द राइट हैंड साइड अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें तो 1 है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं दैट इज 2। सो इस इक्वेशन में जो LHS के नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ ईच एलिमेंट वो सेम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द RS राइट हैंड साइड ऑल्सो, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जिस इक्वेशन में LHS और RHS के नंबर ऑफ एटम्स सेम रहते हैं इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे LHS और RHS के वो दोनों तरफ सेम होंगे। ऑन द अदर हैंड एक एग्जाम्पल अगर और हम लें जिसमें मान लेते हैं H2 और O2 रिएक्ट कर रहा है और वाटर फॉर्म कर रहा है, तो इस एग्जाम्पल में अगर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात करें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑल्सो, बट ऑन द राइट हैंड साइड अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम में 2 है बट ऑक्सीजन एटम इज ओनली 1। So this is an unbalanced chemical equation because in the left hand side and in the right hand side the number of atoms of each element is not same, right? So this equation will be known as an unbalanced chemical equation. So एक process होता है जिस process से हम किसी भी unbalanced chemical equation को balance कर सकते हैं और उसी process को कहा जाता है balancing, right? So the next thing that we are going to study is balancing कि आखिर किसी भी unbalanced chemical equation को balance कैसे करते हैं। Okay, so the next thing we are going to study about is balancing of a chemical equation. Now the last and the final thing that we need to understand is balancing a chemical equation कि आखिर किसी भी particular unbalanced equation को हम balance कैसे करते हैं। So balancing a chemical equation, this will be our final topic, chemical equation. Now in order to balance a chemical equation सबसे पहले तो हम उस reaction को लिखते हैं by using a chemical equation। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा equation को लिखना होगा। तो जैसे मान लो कि जब हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पे अमोनिया बनता है which is NH3। So when hydrogen gas reacts with nitrogen gas
अमोनिया इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, जब अमोनिया फॉर्म होता है, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज हियर कि ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। वाई? बिकॉज इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 नाइट्रोजन एटम्स, and on the right hand side we have 3 hydrogen atoms and a single nitrogen atom. तो किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए स्टेप नंबर 1 ये है कि आप हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स को पहले लीव कीजिए। उसके अलावा जो भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाइट्रोजन है, आप सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कीजिए। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 एटम्स है, तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए अमोनिया के सामने हम 2 प्लेस कर देंगे, विच इज़ नोन एज द स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हमने अमोनिया के सामने 2 डाल दिया, 2 नंबर को प्लेस कर दिया, राइट। नाउ इन द लेफ्ट हैंड साइड अब फिर प्रॉब्लम आ गई कि नाइट्रोजन को बैलेंस करते टाइम हमने हाइड्रोजन को कितना बढ़ा दिया, 2 टाइम्स बढ़ा दिया, दैट मीन्स इट इज़ नाउ 6। सो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 3 प्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज 3 times 2 is 6. So now the equation is a balanced chemical equation. Let's take another example. So this was example number 1st. Now let's talk about example number 2nd, right? So let's take another example जिसमें हमारे पास H2 है और O2 है, और ये दोनों ही रिएक्ट करके फॉर्म करता है H2O. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप देखोगे तो इट इज़ अगेन एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है, तो हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 प्लेस कर दिया, जस्ट H2O जो था उसके सामने हमने 2 प्लेस कर दिया। नाउ जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है, नाउ हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो अनबैलेंस हो गए हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर अगेन 2 प्लेस कर देंगे। नाउ दिस इज एन इक्वेशन ऑफ और इक्वेशन विच इज बैलेंस्ड इन नेचर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, फाइनल एग्जाम्पल देखते हैं। द फाइनल एग्जाम्पल इज कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दैट इज H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, तो ये फॉर्म करता है Na2SO4। लेट मी राइट डाउन इन अ बेटर वे, Na2SO4, और साथ ही साथ हमारे पास वाटर निकलेगा, राइट, सो H2O। नाउ दिस इज अगेन एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है हमारे पास, दैट इज सोडियम एंड सल्फर। तो सबसे पहले हम सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 प्लेस करेंगे, बिकॉज इन द राइट हैंड साइड वी हैव 2 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, सो हमने सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 प्लेस कर दिया, राइट। नाउ सोडियम एंड सल्फर इज नाउ बैलेंस्ड इन दिस इक्वेशन। तो अब बचता क्या है? तो बच जाता है अपने पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो लेट अस नाउ काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सो 2 यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर पार्ट से 2 + 4 दैट इज 6, एंड इन हियर 4। नाउ अगेन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 प्लेस करना पड़ेगा, सो 4 + 2 ऑक्सीजन दैट गिव्स अगेन 6। नाउ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज ऑल्सो बैलेंस्ड। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, अगर इस इक्वेशन को अब जरा अगर ध्यान से देखोगे तो नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो आई होप कि आपको समझ में आया है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के आप बाकी के एलिमेंट्स के एटम्स को पहले बैलेंस कीजिए, एंड देन उसके बाद फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस कीजिए। सो दिस इज अ मेथड विच इज जनरली नोन एज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। इस तरह के मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है, नाउ in the next lecture we will be discussing about the various types of reaction. So see you guys in the next lecture. Till then, keep learning. Bye.